स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी की एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 8 में है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 हिंदी के पार्ट 2 को, जिसका नाम काकी है। आपने इस कहानी को ज़रूर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको इस कहानी को भी पढ़ाऊँगा और इसके क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊँगा। तो इस कहानी के अंदर एक बालक होता है जिसका नाम श्यामू होता है। उसकी माँ का एक दिन अचानक निधन हो जाता है, मतलब वो मर जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, वो जो बालक होता है वो बहुत ज़्यादा रोता है, उदास रहता है और उसको एक दिन आसमान में उड़ती हुई पतंग दिखाई देती है। उस पतंग को देख करके वो सोचता है, अगर मैं भी इसी तरह से पतंग बना करके आसमान में उड़ाऊंगा तो मेरी जो काकी हैं, ठीक है, वो मम्मी को काकी कहकर बुलाता था, जो मेरी काकी हैं, जो मेरी माँ है, वो इस पतंग की डोर को पकड़ करके राम के यहाँ से वापस ज़मीन पर आ जाएंगी। इसी खुशी में वो क्या करता है, अपने पापा के जेब से जाता है, पैसे चुरा लेता है। पहले वो मांगता है लेकिन उसके पापा देते नहीं हैं पैसे, क्योंकि वो दुखी रहते हैं। उनको भी दुख था कि उसकी मम्मी ख़त्म हो गई हैं, इसलिए वो देते नहीं हैं। लेकिन दूसरे दिन क्या होता है, जो वो श्यामू होता है अपने पिता के जेब से पैसे चुरा लेता है और चुरा करके पतंग ले आता है, डोर ले आता है और वो उसको बनाने लगता है, मतलब उसके अंदर उस डोर को बांधने लगता है। तभी उसके पिता को पता चल जाता है कि मेरी जेब से कुछ पैसे गायब हैं। तो वो श्यामू के पास जाते हैं और उसे मारते हैं और उससे पूछते हैं कि तूने पैसे निकाले, और उसकी पतंग को भी फाड़ देते हैं। तो उस पता लगता है हाँ उसी ने निकाले थे, लेकिन उसने किसी गलत काम के लिए नहीं निकाले थे। वो उस पैसे को इसलिए निकाले थे ताकि वो अपनी माँ को वापस ज़मीन पर बुला सके, मतलब राम के यहाँ से वापस ज़मीन पर ले आ सके। तो ये बात सुन कर के श्यामू के पिताजी जो होते हैं वो भी उदास हो जाते हैं और सोचते हैं मैंने बिना फालतू में ही इसको मारा। तो इस तरह से कुछ ये कहानी है। आइए अब हम इस कहानी को बढ़िया तरीके से यहाँ पर पढ़ते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। तो अगर आप सभी की चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी आपके साथ मिल करके पढ़ सकें। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे और इसके अर्थ को भी समझेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। तो दिया गया है आपको यहाँ पर संकेत में, प्रस्तुत कहानी में एक अबोध बालक का अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम प्रकट हुआ है। मतलब ये जो कहानी है ये एक बालक के ऊपर है जो कि अपने माँ से बहुत प्रेम करता था। अब देखिए यहाँ पर कहानी स्टार्ट हो रही है आपकी। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर जमीन शयन कर रही हैं और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये है कि जो श्यामू होता है जब उसकी सुबह नींद खुलती है तो वो क्या देखता है कि उसकी जो मम्मी होती हैं वो ज़मीन पर लेटी हुए हैं, ठीक है, और उनके ऊपर क्या होता है, एक कंबल ओढ़ा हुआ होता है, मतलब वो एक कंबल ओढ़ी हुई हैं। और क्या होता है, जो घर के लोग होते हैं वो उनके चारों ओर घेर करके रो रहे होते हैं करुण स्वर, मतलब करुण स्वर में विलाप करना मतलब जोर जोर से रोना। वो जोर जोर से क्या करते हैं, रो रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वो माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही हैं, इन्हें इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो, मैं इसे ना ले जाने दूंगा। अब इसका मतलब ये है कि जब लोग उसकी माँ को शमशान जलाने के लिए ले जा रहे थे तब क्या हुआ, श्यामू जो है वो उसे ले जाने नहीं दे रहा था। उपद्रव मचाना यानी उन्हें नहीं ले जाने दे रहा था, ठीक है। वो क्या कर रहा था, वो लोग जब उसे पकड़ने जाते थे तो लोग उसे पकड़ते थे लेकिन वो छुड़ा लेता था हाथ। छूट करके क्या होता था, माँ के ऊपर जाकर गिर जाता था और बोलता था, काकी अभी सो रही हैं, मतलब मेरी मम्मी अभी सो रही हैं, इन्हें कहीं मत ले जाओ, ठीक है, मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगा, ऐसा वो बोलता था। अब आगे देखिए। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह ना जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। अब देखो प्यारे बच्चों, इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि लोगों ने जो लोग थे, जिन लोगों से वो छूट जा रहा था, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उसे वहां से हटा दिया, मतलब उसको दूर ले गए, ठीक है। और उसकी माँ को कहाँ पर ले चल कर चले गए, अग्नि संस्कार के लिए लेकर चले गए। और वो अपनी काकी के
अग्नि संस्कार में ना जा सका, क्योंकि लोग उसे दूर ले गए, क्योंकि जानते थे अगर वहां पर रहेगा तो वो ले जाने नहीं देगा। ठीक है। और एक जो दासी थी, दासी यानी क्या होता है, जो घर में काम करते हैं, ठीक है, जैसे कपड़ा धोना, सब्जी बनाना, खाना बनाना, ठीक है, झाड़ू पोछा लगाना, ये सब जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, दासियां करती हैं, ठीक है, जिनको हम नौकरानी कहते हैं। उसने क्या किया, राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रखा, मतलब घर पर ही पकड़े रहा, ठीक है, उसको पकड़ कर रखा ताकि वो भाग न जाए अपनी मम्मी के पास। आगे देखिए, यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई हैं, परंतु ये बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई हैं। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। यहाँ पर देखिए, अब इसका मतलब समझते हैं। तो देखो क्या हुआ, जब जब मतलब उसको संभाले रखा, आगे कह रहे हैं गुरुजन, गुरुजन के यानी क्या होता है, जो उसके गुरु जी होते हैं, जिसके यहाँ वो पढ़ने जाता था, ठीक है, उन्होंने उसे विश्वास दिलाया, उसको बताया कि तुम्हारी काकी कहीं और नहीं गई हैं, तुम्हारे मामा के घर गई हैं। कहाँ गई हैं, काका के, सॉरी, मामा के घर गई हैं, परंतु ये बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी और कहीं नहीं ऊपर गई। तो ये बात वो जान गया था कि काकी ये सब झूठ बोल रहे हैं, जो उसके गुरुजी हैं वो झूठ बोल रहे हैं कि उसकी काकी मामा के यहाँ घर, मामा के घर गई है। उसको पता चल गया जो मेरी काकी है वो कहीं और नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई हैं, मतलब राम के पास चली गई हैं। ठीक है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो शांत हो गया। इसका मतलब होगा कि वो काकी के लिए लगातार रोता रहता था, लेकिन वो रोते रोते क्या हुआ, धीरे धीरे उसके आंसू बंद हो गए, मतलब वो केवल याद करता था, अब रोता नहीं था। धीरे धीरे उसके आंसू आना बंद हो गए, उसका रुदन तो शांत हो गया, मतलब उसके आंसू रुक गए, ठीक, वो अब नहीं रोता था। लेकिन उसका जो शोक था, मतलब उसका जो दर्द था उसके अंदर, ठीक है, वो शांत ना हो सका। वो प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। वो क्या करता था, बैठ जाता था, छत पर बैठ जाए या कहीं बाहर जाकर बैठ जाता था। वो बैठ करके कहाँ पर देखता था, वो आसमान की ओर, आकाश की ओर देखता था, कि क्योंकि वो जानता था जो उसकी मम्मी है वो कहाँ गई है, राम, राम कहाँ पर उगते हैं, वो ऊपर होते हैं, आसमान की ओर होते हैं, ठीक है। तो वो सोचता था कि जो मेरी मम्मी है वो कहाँ गई हैं, राम के यहाँ गई हैं। राम कहाँ रहते हैं, आसमान में रहते हैं, आकाश में रहते हैं, इसलिए वो ऊपर देखा करता था। आगे देखिए, एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी, न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया। आगे देखो, पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। देखो, जब इसने एक पतंग देखी उड़ती हुई तो क्या हुआ, ये दौड़ कर गया अपने काका के पास, ठीक है, काका यानी पापा के पास। पापा के पास गया, उनको ये काका कहकर बुलाता था, और उनसे कहा, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, ठीक, मतलब वो भी बहुत दुखी रहते थे ना, इसलिए उन्होंने कहा अच्छा मंगा दूंगा, और वो कह करके कहीं चले गए, मतलब दूसरी जगह वहां से चले गए। ठीक है। आगे देखो, श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, मतलब वो श्यामू को पतंग चाहिए ही चाहिए थी। वो कुछ सोच रहा था कितना जल्दी मुझको पतंग मिल जाए, ठीक है। वो अपनी इच्छा को किसी तरह ना रोक सका। आगे लिखा हुआ है, एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था, इधर उधर देखकर उसके पास स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली। अब यहाँ पर कहा जा रहा है जो श्यामू था, ठीक, वो बहुत ज़्यादा उत्कंठित था, मतलब वो सोच रहा था कितना जल्दी मेरे पास पतंग आ जाए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जब उसको पैसे नहीं मिले पतंग के, तो वो क्या किया, एक दिन, ठीक है, देखो फिर उसके बाद क्या हुआ, उत्कंठित था, उसके बाद कह रहा है वह अपनी इच्छा को किसी तरह रोक ना पाया, तो वो इतना उत्साहित था कि वो खुद को रोक ही नहीं पाया, और वो क्या किया, एक दिन देखा कि उसके पिताजी जो है, जिनका नाम विश्वेश्वर था, उनका कोट एक खूंटी पर टंगा हुआ था, और उन्होंने, उस लड़के ने क्या किया, एक स्टूल लाया और वो जो पैंट था उसके पास रखा, कोट के पास रखा, और उस कोट में के जेब से क्या किया, पैसे ले लिए। ठीक है, क्या पाया, वो एक चमन्नी पाया, क्या पाया, एक चमन्नी पाकर वो तुरंत वहां से भाग गया। उसको एक चमन्नी मिली, और वो एक चमन्नी लेकर के वहां से तुरंत भाग गया। ठीक है। आगे देखो, सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू साथी था। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सुखिया दासी, जो दासी थी उसकी, ठीक है, जिसका नाम सुखिया था, उसका जो लड़का था वो श्यामू का क्या था, साथी था, मतलब दोस्त था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और
डोर मंगा दो, देखो अकेले में लाना कोई जान ना पाए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है जो श्यामू था उसने क्या किया, अब उसी अपने दोस्त को, जिसका नाम क्या था, उसके दोस्त का, उसका नाम था भोला, ठीक है, भोला को क्या किया, क्या किया, वो जो चमन्नी पाया था उस चमन्नी को दे दिया और कहा जाओ तुम अपनी जीजी के पास और जीजी से क्या करो, तुम चुप्पे से एक पतंग और एक डोर ले आओ, ठीक है, पतंग और क्या करो, डोर ले आओ, देखो कोई जान ना पाए, ऐसे कहा। आगे देखो, पतंग आई एक अंधेरे घर में, उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूंगा। श्यामू ने रहस्य खोला, मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका उसका नाम लिखा देता। अब देखो यहाँ पर क्या किया, जो ये श्यामू था उससे रहा नहीं गया, वो सोचा कि जो बात है इसको मैं अपने दोस्त को बता देता हूँ, ठीक है, तब ताकि वो मेरी कुछ मदद कर सके। इसलिए उसने क्या किया, बता दिया। कहा मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, किसी से कहना मत। तो इसका जो दोस्त था, ठीक है, जिसका नाम भोला था, उसने कहा मैं किसी से नहीं बताऊंगा। उसके बाद कहा मैं यह पतंग जो है ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। किसके पास भेजूंगा, राम के पास भेजूंगा। इसको पकड़कर जो काकी हैं, जो इसकी मम्मी है, श्यामू की मम्मी है, वो इसकी मम्मी वापस आ जाएंगी, उतर आएंगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर मैं उनका नाम लिखा देता। देखो ये जो श्यामू था ये बहुत छोटा बालक था, इसलिए इसको लिखना नहीं आता था। ये कह रहा है कि मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर क्या करता, मैं अपनी मम्मी का नाम लिखवा देता। अब देखो आगे क्या होता है। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। वो जो भोला था वो क्या था, श्यामू जो उसका दोस्त था श्यामू, उससे ज्यादा समझदार था। वो क्या कहते हैं आगे देखो, उसने कहा बात तो बहुत अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। देखो क्या कह रहा है, तुमने बात तो बहुत अच्छी सोची है लेकिन इसमें एक कठिनाई है। ये डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो उसका दोस्त भोला था उसने कहा श्यामू से, देखो तुमने तो बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात सोची है, लेकिन क्या होगा अगर तुम इस पतंग को ऊपर उड़ाओगे राम के यहाँ, और अगर काकी उतर रही है मान लो रस्सी को पकड़ करके, इस डो इस डोर को पकड़ करके उतर रही है, तो क्या होगा, ये डोर टूट जाएगी, ठीक है, क्या होगा, ये डोर जो है टूट जाएगी तो काकी गिर जाएंगी। इसलिए कह रहा है पतंग में क्या होना चाहिए, मोटी रस्सी होना चाहिए, ठीक है, एक रस्सी हमको इसके अंदर लगानी चाहिए। आगे देखो क्या होता है। श्यामू गंभीर हो गया, मतलब ये बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई ये थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए, पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। अब देखो जो ये बात भोला ने इसको श्यामू को बताई, तो उसको वो बात जो थी लाख रुपए की सुझाई, मतलब उसको लगा हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, अगर मैं इसके अंदर रस्सी नहीं बांधूंगा तो मेरी काकी गिर जाएंगी, जो डोर होगी वो पतली होगी, तो काकी के गिर जाने का डर है। इसलिए उसने कहा अब इसके अंदर रस्सी ही बंधेगी। अब क्या होता है, वो बहुत उदास हो जाता है, वो सोचता है कि अभी आप ये हमारे पास पैसा है नहीं, ठीक है, हमारे पास मोटी रस्सी लाने के लिए पैसा है नहीं, अब हम ये रस्सी लाएं कहाँ से, अगर हम उन लोगों से मांगेंगे जिन्होंने काकी को जला आए हैं, ठीक है, जो उसकी काकी को ले गए जला आए हैं, तो वो दिए देंगे नहीं, कहेंगे कहेंगे कि क्या करोगे तुम पैसे, और देंगे नहीं, कहेंगे तुम्हारी काकी अब आएंगी नहीं, ठीक है, इसलिए वो उनसे मांग नहीं सकता था। अब देखो आगे क्या होता है, आगे कहता है पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपये निकाला। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, फिर से क्या करता है, पहले दिन जैसे पतंग और डोर लाई थी उसी तरह फिर से वो 1 रुपये निकाल लेता है, और क्या करता है, ले जाकर भोला को दे देता है और बोलता है देख भोला किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे, ठीक है, कहता है ले भोला ले जा और किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां ले आ। आगे क्या होता है, एक रस्सी छोटी पड़ेगी जवाहिर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा लूं, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। अब कह रहे हैं यहाँ पर ये मतलब आगे ये लड़का क्या कह रहा है, कह रहा है कि
मान लो 2 रस्सी रहेगी तो एक रस्सी अगर छोटी पड़ जाएगी दूसरी वाली बांध लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि तुम क्या करो, रस्सी लाओ और मैं जाता हूँ जवाहिर भैया के पास और उनसे क्या करता हूँ, काकी लिखवाता हूँ। क्या लिखवाता हूँ? काकी लिखवाता हूँ पतंग पर, ताकि ये जो हमारी पतंग है सीधा किसके पास जाए, तो इसकी काकी के पास, इसकी मम्मी के पास जाए। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अब क्या होता है, दोनों बहुत खुश हैं और एक कमरे में जो कि अंधेरे से भरा हुआ है, मतलब उसमें रोशनी नहीं है, अंधेरे कमरे में दोनों लोग बैठ करके रस्सी पतंग में बांध रहे हैं। तभी क्या होता है, अस्माचक उग्र रूप धारण किए हुए, मतलब अचानक से क्या होता है, उग्र रूप मतलब बहुत गुस्से से कौन आता है, विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहां जा घुसा, मतलब उसके पिताजी क्या हुए, वहां पर जा पहुंचे, वहां पर पहुंच गए। आगे देखो, भोला और श्यामू को धमका कर बोले। अब भोला और श्यामू को धमका कर बोलेंगे कि मैं अब तुम्हें मारूंगा, सही सही बताओ, ऐसे धमका रहे हैं, ठीक है। तुमने हमारे कोर्ट से रुपए निकाला है, ऐसे पूछ रहे हैं, क्या तुमने हमारे कोर्ट से पैसे निकाले हैं। भोला एक ही डांट, मतलब उसका दोस्त जो श्यामू का दोस्त था भोला, वो एक ही डांट में मुखबिर हो गया, मतलब सारी चीजें बताने लगा। वो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, भोला क्या बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। वो सही बता दिया कि हाँ जो ये श्यामू है इसने निकाला है, मैंने नहीं निकाला है, ठीक। इसने क्या किया, उसकी पतंग और रस्सी मंगाई है। अब आगे देखो, विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा, अच्छा तुझे आज अच्छी तरह बताता हूँ। कहकर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब क्या होता है, जो ये विश्वेश्वर होता है इसके पिताजी होते हैं, वो क्या होते हैं, श्यामू को इतना सुनते ही मारने लगते हैं, ठीक है। पहले 2 तमाचे मारते हैं, उसके बाद कहते हैं चोरी सीख करके जेल जाएगा, उसके बाद कहते हैं अच्छा मैं तुझे बहुत अच्छी तरीके से आज बता रहा हूँ कि चोरी करने का मतलब क्या होता है। और उसके बाद फिर से 2-3 बहुत सारे तमाचे मारते हैं, यहाँ पर दिया नहीं है कितने तमाचे मारते हैं, लेकिन बहुत तमाचे उसको पड़ते हैं और उसके कान को मल देते हैं। उसके बाद पतंग जो होती है उसको भी फाड़ देते हैं। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछे, ये किसने मंगाई। अब जो रस्सी होती है उसको देख करके उसके पिताजी पूछ रहे हैं, ये रस्सियाँ किसने मंगाई। अब फिर से जो उसका दोस्त होता है श्यामू का भोला, वो बता देता है, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इससे पतंग बनाकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। अब बता दिया कि हाँ श्यामू ने मंगाई है। ये बोल रहा था कि जो पतंग है, ठीक है, क्या है, ये जो पतंग है, इस कह रहा था कि इस पतंग को उड़ाऊंगा और क्या होगा, इसकी रस्सी को पकड़ कर जो काकी है वो नीचे आएगी। अब देखो, अब क्या होता है, इसके बाद विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। अब यहाँ पर जो विश्वेश्वर थे इसके पिताजी थे, ठीक है, ये क्या होते हैं, इतना सुनते ही बिल्कुल दुखी हो जाते हैं, ठीक है। वो उनको जैसे लगता है कि जैसे सांप ने सूंघ गया, बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। उसके बाद इनको कुछ समझ में नहीं आता और उसके बाद देखते हैं पतंग जो फाड़ी थी उसको जब उठाकर देखते हैं तो उस पर काकी लिखा हुआ था। देखो यहाँ पर काकी लिखा हुआ है ना, तो काकी लिखा हुआ था। उसके बाद ये बहुत दुखी होते हैं और मन ही मन में सोचते हैं कि मैंने गलत किया जो इस पतंग को फाड़ दिया, ठीक है। तो प्यार जो यहाँ पर आपकी ये कहानी खत्म होती है। अब चलो इसके क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर को भी हम कर लेते हैं। आइए अब हम इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। शब्दार्थ को करने के बाद इसके प्रश्न अभ्यास को हम करेंगे। तो शब्दार्थ में आपको पहला दिया गया है कुहराम। कुहराम का मतलब होता है रोना, पीटना या बिलाप करना, ठीक है। भूमिशयन, भूमिशयन मतलब होता है जमीन पर सोना। करुण मतलब होता है दीन। उपद्रव मतलब होता है उत्पात। अग्नि संस्कार मतलब होता है कि मृत्यु के बाद शव को अग्नि में जलाना, ठीक है। अनमना मतलब होता है उदास या खिन्न, कहते नहीं अनमना है मतलब उदास है या खिन्न है, ठीक है। उत्कंठित मतलब होता है उत्सुक या अधीर। प्रफुल्ल मतलब होता है खिला हुआ या प्रसन्न। उग्र रूप होता है प्रचंड रूप, क्या होता है, प्रचंड रूप। मुखबिर मतलब होता है भेद देने वाला या कह सकते हो भेदिया। हद बुद्धि मतलब होता है बेसुध या घबराया हुआ, ठीक है। तो ये हुआ आपका शब्दार्थ, इसको बढ़िया तरीके से कॉपी में लिख लीजिए। अब चलिए इसके हम प्रश्न अभ्यास को करते हैं। तो पहला इसके अंदर प्रश्न अभ्यास का पहला जो क्वेश्चन है आपका है कुछ करने को, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए दिया गया है, मैं और मेरी माँ, इस विषय पर संक्षेप में अपने अनुभव विचार सुनाइए। तो इसके अंदर आपको अपनी मम्मी से पूछ लेना है कि इस कहानी को बता करके कि इस तरह से कहानी है, उनको पढ़ा दीजिएगा या उनको बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कह दीजिए, पूछिएगा कि इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, आपको कैसा लगा ये कहानी सुन करके। जो बोले उसको आपको कॉपी पर लिख लेना है, ठीक है।
अब दूसरा नंबर है विचार और कल्पना। अब देखो इसके अंदर देख लेते हैं, 4 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कागज का समान पन्ना उतनी ऊंचाई तक नहीं उड़ता जितनी ऊंचाई तक पतंग उड़ जाती है, ऐसा क्यों होता है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसको आपको बताना है। तो चलिए कॉपी पर चलता हूँ, मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आप स्वयं लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका मैं उत्तर बता रहा हूँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पतंग अपने विशेष आकार और बनावट के कारण ऊंची उड़ती है, परंतु सादे कागज की आकृति पतंग के अनुरूप नहीं होती, इसलिए यह अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ सकती, ठीक है, या उड़ती, ऐसे कह सकते हो। मतलब हम समझ सकते हैं, जो हमारी पतंग रहती है देखो वो कुछ अलग दिखती है, उसके अंदर डंडियां लगी रहती हैं 2, ठीक है, और उसके उसकी बनावट भी कुछ अलग रहती है। लेकिन जो सादा कागज होता है उसके अंदर ना तो दो डंडियां लगी होती हैं और उसकी बनावट भी पतंग की तरह नहीं होती, ठीक है। देखो कितना लंबा पेज होता है, ठीक है आपका, इसलिए ये ऊंचाई तक नहीं उड़ती। अगर इसको भी हम पतंग की तरह बना दें तो ये भी उड़ेगी, इतने ऊंचे नहीं उड़ेगी, लेकिन अगर मोटा पेज रहेगा तो ये पतंग की तरह ही उड़ेगी, ठीक है। अगर पतला रहेगा ज़्यादा ऊंचे नहीं उड़ेगी, लेकिन उड़ेगी कुछ ना कुछ। तो आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब चलिए इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो देखिए आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, श्यामू लिखना नहीं जानता था, इसलिए वह पतंग पर अपनी काकी का नाम नहीं लिख पाया। आप बताइए, जो लोग लिखना नहीं जानते हैं उनको जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। तो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जैसे श्यामू लिखना नहीं जानता था, ठीक है, उसने अपनी पतंग पर, जो उसकी पतंग थी उस पर काकी नहीं लिख पाया था वो, इसी तरह से जिन लोगों को लिखना या पढ़ना नहीं आता है उनको अपने जीवन में किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसको आपको सोचकर बताना है। तो चलिए मैं यहाँ पर उत्तर आपको बता देता हूँ। तो देखिए आपका उत्तर हो जाएगा, जो लोग लिखना नहीं जानते हैं उन्हें विवश होकर, क्या होकर, विवश होकर, यानी ना चाहते हुए भी अपना प्रत्येक कार्य दूसरों से कराना पड़ता है। कैसा कार्य, वो कार्य नहीं जो कि घर में कपड़ा धोना, झाड़ू लगाना, ये कार्य नहीं, ऐसा कार्य जो लिखने पढ़ने वाला रहता है, ठीक है। उनको लिखने पढ़ने वाला कार्य क्या करना पड़ता है, दूसरों लोगों से करवाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी से किसी का एड्रेस लिख कर देना है, किसी ने कहा बताओ आपका एड्रेस क्या है, ठीक है, तो बोल कर बता देगा, लेकिन कहेगा लिख करके दो अपना एड्रेस, तो लिख कर नहीं दे पाएगा, दूसरे से लिखवाएगा, ठीक है। इसी तरह से प्रत्येक कार्य उसको क्या करना पड़ता है, दूसरों लोगों से करवाना पड़ता है जो लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। अब चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। आइए अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया, पतंग की तरह यदि आप भी उड़ सकते तो सबसे पहले किस स्थान पर जाना चाहते और क्यों। इसको आपको बताना है कि अगर आप पतंग की तरह उड़ पाते तो आप कहाँ पर जाते, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम इसका उत्तर दे देते हैं। तो देखिए आपका तीसरा नंबर का उत्तर हो जाएगा, मैं सबसे पहले अपने मामा के घर जाता। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, मतलब आपको जो अच्छा लगता है यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। आप कहाँ पर जाना चाहते हो, कोई बच्चा ताजमहल देखने जाता, कोई बच्चा अपने दोस्त के घर जाता, कोई अपने पापा के पास जाता, अगर मान लो उसके पापा बाहर रहते हैं तो, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे लोगों का अलग अलग आंसर हो सकता है, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, तो ये आंसर लिख दोगे तब भी सही रहेगा। अब चलो इसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या है। तो देखो 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर, श्यामू ने पिताजी की जेब से पैसा निकाल लिए थे, ठीक है, आपके विचार से ऐसा करना उचित है अथवा अनुचित, कारण भी बताइए। तो देखो श्यामू ने अपने पापा की जेब से जो पैसे निकाल ले वो निकालना सही था या गलत था, इसको आपको बताना है। चलो देखते हैं इसका उत्तर। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, श्यामू एक छोटा सा बालक था, वह इतना नादान था कि उसे ये भी मालूम नहीं था कि उसकी माँ मर चुकी है और माँ तक पतंग नहीं जा सकती, उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं था, इसलिए पिता की जेब से पैसा निकाल लेना इस दृष्टिकोण से अनुचित नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब इसके आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इसके आगे आपका क्वेश्चन जो है पार्ट से दिया गया है, इसके अंदर नंबर 1 क्वेश्चन है, समूह खा से नामों को छांटकर समूह का से संबंधित शब्दों के सम्मुख लिखिए। तो मतलब इसके सामने, जैसे श्यामू के पिता ठीक कौन थे उसको सामने लिखना है, श्यामू का साथी कौन था उसको इसके सामने लिखना है, श्यामू के भैया कौन थे उसको सामने लिखना है। तो चलो इसको कॉपी पर चलते हैं और बढ़िया तरीके से करते हैं। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, ध्यान से आपको देखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, श्यामू के पिता को विश्वेश्वर कहते थे, श्यामू का जो साथी था उसको क्या कहते थे, भोला कहते थे, और श्यामू के भैया को जवाहिर कहते थे, श्यामू के साथी की बहन को जीजी कहते थे, श्यामू की माँ को काकी कहते थे, श्यामू के साथी की माँ को सुखिया कहते थे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, आपको इस तरह से लिख लेना है। अब चलिए इसके आगे चलते हैं। ये क्या था, हमारा 5 का फर्स्ट नंबर था, तो ये 5 नहीं, हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था, किसका है, पार्ट से, ठीक, हम इसको देख रहे हैं पार्ट से। तो ये हमारा पार्ट से का
फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पार्ट से। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपका समाप्त। चलिए इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया, श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला। तो श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला, इसको आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, श्यामू ने भोला के सामने पतंग को ऊपर राम के पास भेजने का रहस्य खोला और कहा पतंग पर बैठकर काकी नीचे उतरेगी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको पढ़ते हैं और इसको भी हम कर लेते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन इसका दिया गया है आपको, श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज पर काकी क्यों लिखवाया। ठीक है, आपको बताना है श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज पर काकी क्यों लिखवाया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज पर काकी इसलिए लिखवाया ताकि पतंग सीधे काकी के पास पहुंचे। ठीक है, अगर वो काकी नहीं लिखवाता, ऐसा सोच रहा था अगर मैं काकी नहीं लिखवाऊंगा पतंग पर तो ये पतंग कहीं पर और चली जाएगी, अगर मैं काकी लिखवाऊंगा तो ये पतंग सीधा मेरे काकी के पास ही जाएगी। ठीक है, अब चलो चौथे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ध्यान से आपको देखना है 4 नंबर का क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, उड़ती हुई पतंग को देखकर श्यामू का हृदय एकदम खिल उठा, क्यों, ऐसा क्यों खिल उठा। ठीक है, तो चलो हम इसका उत्तर आपको बता देते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा आपका, ध्यान से देखना। तो इसका उत्तर आप कहोगे इस तरह से, उड़ती हुई पतंग को देखकर श्यामू के दिमाग में एक युक्ति आई कि वह भी पतंग बनाकर आसमान में उड़ाएगा और पतंग की डोर को पकड़कर काकी नीचे उतर आएगी। यह सोचकर उसका हृदय खिल उठा। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। तो 5 नंबर का क्वेश्चन प्यार जो आपको दिया गया है, भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया, इस वाक्य का क्या तात्पर्य है, तो इसको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि भोला ने श्यामू द्वारा पतंग और रस्सी मंगाने की बात का रहस्य खोल दिया। ठीक है, इसका अर्थ ये होगा कि जो भोला था उसने बता दिया, उसके भोला ने श्यामू के पिताजी से बता दिया कि जो श्यामू है ये पतंग और रस्सी मंगाया है। ठीक है, क्या किया है, पतंग और रस्सी मंगाया है, इसी का मतलब ये होगा। ठीक, मुखबिर होना का मतलब। अब चलो यहाँ पर आगे देख लेते हैं हम 6 नंबर का क्वेश्चन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से लिख लीजिए कॉपी में, यही इसका उत्तर होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, रस्सी से पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। भोला से ये बात सुनकर विश्वेश्वर हत बुद्धि क्यों हो गया। ठीक है, अब चलो इसका देख लेते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, श्यामू की मासूमियत और उसका काकी के प्रति गहरा प्रेम देखकर विश्वेश्वर हत बुद्धि हो गया। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर पर चलते हैं इसके और उसको पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या उसका उत्तर होगा। तो ध्यान से देखना है आपको। तो 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, कहानी के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो आपको इसके अंदर 2 सवाल दिमाग में जो आपके आ रहे हैं तो इसको लिख देना है। जैसे मान लीजिए कहानी में उसके पापा को पता नहीं लगता कि हाँ श्यामू जो है पैसा चुराया है। ठीक है, तो क्या होता, और इसके अंदर उसकी ये पतंग जो है उसके पापा ना फाड़ते तो ऊपर पहुंच जाती तो क्या होता। ठीक है, ऐसे 2 क्वेश्चन आपको इसके अंदर लिख देना है। तो चलो मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको लिखवा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन मैंने बनाया है। पहला क्वेश्चन है, यदि विश्वेश्वर ने श्यामू को पतंग मंगा दी होती तो क्या होता। ठीक है, उसके बाद कहानी कैसी होती। यदि श्यामू को पैसे ना मिले होते तो क्या होता, अगर श्यामू को पैसा ना मिलता तो क्या होता, वो पतंग कहाँ से लाता, किसके पास जाता, ये भी कुछ कहानी इसके अंदर अलग होती। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आ रहे थे, इसको मैंने बना दिया, आपके दिमाग में जो आए आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर होता है आपका ये पार्ट से समाप्त। अब चलते हैं भाषा की बात में। तो भाषा की बात में जैसा कि आप सभी देख सकते हो, पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वाक्य में श्यामू और पतंग संज्ञा शब्द हैं। श्यामू व्यक्तिवाचक और पतंग जातिवाचक संज्ञा है। नीचे लिखे वाक्यों में आए संज्ञा पदों को पहचान कर लिखिए तथा उनके भेद बताइए, और आपको उसको भेद भी बताने हैं। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं इसके अंदर। तो देखो यहाँ पर जितनी भी संज्ञाएं थी सबको मैंने लिखा दिया है। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी जो संज्ञा आई थी, किसके अंदर संज्ञा आई थी, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर आपका ये एक वाक्य दिया गया था, इसके अंदर से आपको छांटना था ना संज्ञा। क्या वाक्य था, एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। तो इसके अंदर देखो आपका पहला नंबर जो जगह है ये भी आपका है, खूंटी भी है, विश्वेश्वर भी है और कोट भी है। ठीक है, तो इतनी चीजें क्या है आपकी इसके अंदर संज्ञा है। तो देखो जगह जो है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, खूंटी जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, और विश्वेश्वर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और कोट जो है ये भी जातिवाचक संज्ञा है। इसके अंदर आपका ये संज्ञा हो गई, ये क्या है इस तरफ वाला, ये वाला संज्ञा है सब। ठीक है, और ये कौन सी संज्ञा है उसको दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं इसके आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो बुद्धि वाला हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है बुद्धिमान। ठीक है,
तो देखिए इसके अंदर दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो बुद्धि वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है बुद्धिमान। ठीक है, मतलब जो बुद्धि वाला हो उसे क्या कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो इसके अंदर आपको सबका बताना है जिस पर विश्वास न किया जा सके। ठीक, तो चलो इसको यहाँ पर मैं लिखवाते हुए चलता हूँ, आपका इसका आंसर क्या होगा ध्यान से आपको देख लेना है। ठीक है, तो चलो का देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो का उत्तर क्या हो जाएगा, का वाले का। ठीक है, क्या दिया गया है, जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अविश्वसनीय कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे अविश्वसनीय। ठीक है, अविश्वसनीय ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो खा नंबर का इसका क्या है क्वेश्चन। तो खा नंबर का क्वेश्चन है, जिसका स्वर्गवास हो गया हो तो उसे क्या कहते हैं, स्वर्गीय कहते हैं। ठीक है, स्वर्गीय कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वर्गीय। तो स्वर्गीय लिख देंगे इसके अंदर, जिसका स्वर्गवास हो जाता है उसे स्वर्गीय बोलते हैं। अब देखो ग नंबर का जो क्वेश्चन है इसके अंदर दिया गया है, जो अपने मन को एकाग्र रखता हो उसे क्या कहते हैं, एकाग्रचित्त कहते हैं। क्या कहते हैं, एकाग्रचित्त। तो चलो यहाँ पर एकाग्रचित्त लिख लेते हैं, एकाग्रचित्त। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब ध्यान से देखना, इसके बाद आपका घ नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों। तो घ नंबर का क्वेश्चन है, वह स्थान जहां शव जलाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, शमशान बोलते हैं। ठीक है, शमशान बोलते हैं। ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये हो गए, ये कैसे का था, ये दूसरे का था क्वेश्चन आपका। ठीक है, दूसरे के सभी हमने करवा दिए थे। यहाँ पर ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको लिख लेना है, यहाँ पर इसका उत्तर मैंने करवा दिया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि इसका तीसरा नंबर पर, इसको पढ़ लेते हैं और इसको भी हम कर लेते हैं। ध्यान से आपको देखना है, दिया गया है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताइए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कोहराम मचाना, हृदय का खिलना, चिंता का मारा होना, रहस्य खोलना, हदबुद्ध होना। ठीक है, इस तरह से हदबुद्धि होना, इस तरह से आपको बताने हैं। तो चलो ध्यान से देखिएगा इसको। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, ध्यान से आपको देखना है। जैसे कोहराम मचाना, ठीक, इसका मतलब होता है बहुत शोर शराबा होना। इसका वाक्य में प्रयोग आप इस प्रकार से करेंगे, रेल दुर्घटना की खबर सुनकर रेल यात्रियों में कोहराम मच गया। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखिए, हृदय का खिलना, तो इसका मतलब होता है बहुत प्रसन्न होना। ठीक है, और इसका देखो वाक्य प्रयोग हो जाएगा आपका, परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होने की खबर सुनकर रमेश का हृदय खिल उठा। तीसरा नंबर देखिए, चिंता का मारा होना मतलब परेशानी में होना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, सामान खो जाने पर यात्री चिंता के मारे सो ना सका। ठीक है, अब चलो इसके बाद फोन नंबर का इसका लास्ट वाला देख लेते हैं। तो देखिए आपका लास्ट वाला है हदबुद्ध होना। हदबुद्ध होना मतलब होता है अचंभे में होना। इसका वाक्य प्रयोग आपका हो जाएगा, छोटे बच्चे ने लाल कपड़ा दिखाकर रेलगाड़ी रुकवा दी, दुर्घटना होते होते रह गई, सब यात्री हदबुद्ध हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वाक्य प्रयोग हो जाएगा। ये हुआ आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन समाप्त। फोन नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, समझदार शब्द में समझ जो है ये संज्ञा है, इसमें दार प्रत्यय लगाकर विशेषण पद बना दिया गया है। संज्ञा शब्दों में दार, इक, इत, ई, मान एवं वान आदि प्रत्ययों को लगाने से विशेषण शब्द बनता है। नीचे लिखे शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाइए। तो आपको क्या करना है, इन सब में इन प्रत्ययों को लगाकर विशेषण बनाना है। चलिए इसको हम विशेषण बना लेते हैं। तो देखो इसके अंदर हमने लिख लिया है जो हमारा था। इसके अंदर क्या लगेंगे, हम इसके अंदर प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि बुद्धि के आगे क्या लगा देंगे, मान लगा देंगे, तो हो जाएगा बुद्धिमान। ठीक, क्या हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। अब इसी तरह से देखो चौकी के आगे दार लगा दोगे, चौकीदार हो जाएगा। ठीक है, मतलब पुलिस को नहीं कहते चौकीदार, वही हो जाए। देखो पुलिस को नहीं, चौकीदार मतलब जो चौकी करता है, मतलब जो देख रेख करता है उसको चौकीदार कहते हैं। ठीक है, चौकी मतलब होता है जैसे पुलिस थाना रहता है वहाँ पर उसको चौकी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद दार लगा दोगे तो चौकीदार हो जाएगा। अब देखो यार इसके अंदर उपद्रव मतलब उपद्रव के आगे ई की मात्रा अगर लगा दोगे तो हो जाएगा उपद्रवी। ठीक है, क्या हो जाएगा, उपद्रवी हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, ये सब आपके जो आप यहाँ पर विशेषण बना रहे थे ये सब विशेषण बन रहे हैं। ठीक, अब इसी तरह से करुण के आगे अगर आ की मात्रा लगा दोगे तो करुणा हो जाएगा, ये भी विशेषण बन गया। बल के आगे वान लगा दोगे तो हो जाएगा बलवान, क्या हो जाएगा, बलवान। ठीक है, और इसी तरह से प्रांत के आगे ई लगा दोगे तो प्रांतीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रांतीय। ठीक है, अब इसी तरह से लास्ट वाला देखिए, उत्कंठा के आगे उत्कंठ इत लगा दो, क्या लगा दो, इत लगा दोगे तो उत्कंठित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्कंठित हो जाएगा। तो उत्कंठित। ठीक है, तो ये हो गया उत्कंठित। ठीक है, उत्कंठित, तो ये हो गया उत्कंठित आपका। ठीक है, ये थ है। अब देखो यहाँ पर ये समाप्त हो जाता है आपका चैप्टर। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।